बच्चों, आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। वेगनर्स थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, यानी कि वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। एक जर्मन वैज्ञानिक भी है। वेगनर काफी विख्यात रहे। ये जलवायु वेत्ता भी हैं और भौतिकविद भी हैं। ठीक है। इन्होंने 1912 में महाद्वीपों के विस्थापन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, किसका विस्थापन हो रहा है? महाद्वीप का। और ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? वेगनर के द्वारा। वेगनर ने जलवायु कटिबंधों को स्थिर मानते हुए स्थल खंडों के स्थानांतरण या प्रवाह में आस्था प्रकट की। इन्होंने बताया है कि जलवायु कटिबंधों को तो इन्होंने स्थिर माना है, लेकिन स्थल खंडों के स्थल जो खंड थे, स्थल के जो भाग थे, उनके स्थानांतरण और प्रवाह में आस्था प्रकट की। यानी कि ये बताया है कि उनका स्थानांतरण हुआ है, उनका प्रवाह हुआ है। ठीक है। यानी कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गए हैं, ये कहने का मतलब है इनका। तो जो कार्बोनिफेरस युग था, उसमें सभी स्थलखंड परस्पर जुड़े हुए एक विशाल भूखंड के रूप में स्थित थे। जो सभी स्थल कैसे थे? विशाल भूखंड के रूप में स्थित थे, जिसको उन्होंने पेंजिया कहा। विशाल भूखंड के रूप में स्थित थे, जिनको उन्होंने पेंजिया कहा। और इस भूखंड पर अनेक छोटे छोटे आंतरिक सागर विस्तृत थे। यहाँ पे पेंजिया एक विशाल भूखंड था। तो उसके आसपास एक सागर था, पेंथालसा। एक पेंजिया के चारों ओर एक विशाल महासागर था, जिसने वेगनर ने पेंथालसा नाम दिया। जैसे कि एक भूखंड स्थित है, एक भूखंड स्थित है, ये भूखंड मान लेते हैं। और इसके चारों ओर एक ये दूसरा भाग बना दिया। तो क्या है ये? एक सागर के रूप में है। ये ये जो बीच का गोला हमने बनाया है, ये है इस आंतरिक पेंजिया। ठीक है। और इसके चारों ओर से घेरते हुए एक विशाल महासागर स्थित था। जो ये बड़ा गोला हमने बनाया है, ये क्या बनाया हमने? एक विशाल महासागर है। तो इस विशाल महासागर को उन्होंने नाम दिया पेंथालसा का। ठीक है, समझ में आया? बीच का जो भाग है वो क्या है? पेंजिया है। और इसको घेरते हुए आसपास एक बड़ा सा समुद्र सागर है। एक बड़ा सागर है जिसको नाम दिया क्या? पेंथालसा। पेंजिया के दो मुख्य भूखंड उत्तर में लॉरेंशिया तथा दक्षिण में गोंडवानालैंड स्थित थे। अब जो हमारा ये भाग है नीचे बीच वाला, तो इसके क्या हुआ? इसके दो विशाल भूखंड बने। एक यहाँ पे, एक एक इसके नीचे। दो विशाल भूखंड बने दो विशाल भूखंड बने जैसे कि जो पेंजिया भाग था हमारा, पेंजिया था, इसके दो विशाल भूखंड बने। देखिए, ये पेंजिया बना रखा है मैंने। इसके दो भाग बने। किस तरीके से बने? एक तो ये बना, और इसके नीचे एक और ये बना। ठीक है। तो दो विशाल भूखंड बन गए, इसके दो टुकड़े हो गए। ठीक है। तो उसको नाम दिया इन्होंने पेंजिया के दो मुख्य भूखंड उत्तर में लॉरेंशिया। जो ये वाला भाग है उत्तर में, यानी कि ऊपर का वाला भाग है, इसको बोला उसने, क्या बोला? लॉरेंशिया। और दक्षिण में जो ये नीचे वाला भाग है, इसको नाम दिया गोंडवाना लैंड। यानी कि दो विशाल भूखंड के रूप में ये अलग हो गए। और आसपास जो सागर था वो तो मौजूद है ही सही। ठीक है। क्या नाम था उस सागर का? पेंथालसा। ठीक है। और ये जो दो भूखंड बने हैं वो किसके बने हैं? पेंजिया के दो बने। उत्तर का तो कौन सा? लॉरेंशिया। और नीचे का गोंडवाना लैंड। ठीक है। तो
लोरेंशिया के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा अधिकांश एशिया सम्मिलित थे। जो ऊपर का जो भाग है लोरेंशिया का, इसमें थे उत्तरी अमेरिका। हमें पता है कि भूमध्य सागर के वो ये भूमध्य सागर, ये विषुवत रेखा के ऊपर, ये बीच में से काट रही है और यहाँ पे भूमध्य सागर यदि हम बनाते हैं, ये भूमध्य सागर, रेखा, और इसके ऊपर देखो उत्तर में हम बनाएंगे लोरेंशिया का भाग। लोरेंशिया का भाग जो उत्तर में था, यहाँ पे क्या उत्तरी अमेरिका बन गए, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका और यूरोप, इधर यूरोप, यूरोप और एशिया। यूरोप से जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ये एशिया का पार्ट आ गया। ठीक है, तो ये कुछ भाग है जो इस तरीके से बने, जो उत्तर में बने। लेकिन इसके दक्षिण में कुछ भाग बने, जैसे गोंडवाना लैंड में, तो वो कैसे बने, नीचे की ओर लेते हैं दक्षिण के भाग में। तो ये बने, एक तो दक्षिणी अमेरिका, नीचे देखो यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका का भाग है ना। उसके बाद इधर अफ्रीका, अफ्रीका बना, और प्रायद्वीपीय भारत, ये यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत की स्थिति है। और ऑस्ट्रेलिया, इधर ऑस्ट्रेलिया का भाग बना, ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, लोरेंशिया के अंतर्गत क्या बना, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया का कुछ भाग बना। और गोंडवाना लैंड में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के भाग सम्मिलित हुए। वेगनर ने विस्थापन के लिए दो प्रकार की शक्तियों को उत्तरदायी माना। किस प्रकार की शक्ति, दो प्रकार की शक्तियां मानी गई है यहाँ पे। तो पहला तो है भूमध्य रेखा की ओर विस्थापन के लिए विभेदक गुरुत्वाकर्षण बल तथा प्लवनशीलता का बल उत्तरदायी थे। भूमध्य रेखा की ओर जो विस्थापन हुआ, ठीक है, तो उसके लिए भूमध्य रेखा की ओर विस्थापन, विस्थापन हम जानते हैं कि किसी इस चीज, एक स्थान का निश्चित होना, थोड़ा सा उसको उस जगह से हट जाना, है ना। इसी को विस्थापन कहते हैं कि कोई वस्तु अपने स्थान से दूसरी ओर सरक गई है, किसी कारण से अलग हो गई है। तो ठीक है, तो भूमध्य रेखा की ओर विस्थापन के लिए विभेदक गुरुत्वाकर्षण बल तथा प्लवनशीलता का बल उत्तरदायी थे। एक तो गुरुत्वाकर्षण बल, हमें पता है कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हमें बताया है कि हमारी जो पृथ्वी है और हमारे ग्रह हैं, इनके बीच में कहीं ना कहीं ये एक बल कार्य भी करता है। तो है ना, ये विभेदक गुरुत्वाकर्षण बल बताया है तथा प्लवनशीलता यानी कि तैरना, प्लवनशीलता जैसे कि किसी पे तैर रही हो चीज, है ना। इस तरीके से हमें इसमें दो बल आए हैं, गुरुत्वाकर्षण और प्लवनशीलता का बल। गुरुत्वाकर्षण बल को बोलते हैं डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल फोर्स, और प्लवनशीलता का बल है फोर्स ऑफ बायंसी। ठीक है, दूसरा इसमें है महाद्वीपों के पश्चिम की ओर प्रवाह का कारण सूर्य तथा चंद्रमा का ज्वारीय बल था। महाद्वीपों के जो पश्चिम की ओर जब प्रवाह हुए हैं, हम कौन से महाद्वीप हुए पश्चिम की ओर प्रवाह, कौन से है बताओ बच्चों, ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो इसके पीछे के जब हमें बताया गया कि महाद्वीप पश्चिम की ओर प्रवाह हुआ है, यानी कि उधर की ओर गए हैं ये, तो उसके कारण है कि सूर्य तथा चंद्रमा का ज्वारीय बल। ठीक है, तो ये दोनों बातें हमारे सामने इसमें आई है। उसके बाद हम बताते हैं कि वलित पर्वतों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। तो वेगनर महोदय कहते हैं कि वेगनर के मतानुसार सियाल निर्मित महाद्वीप सीमा पर तैर रहे थे। हमें सियाल सीमा इसमें पढ़ते पड़ी थी,
सियाल, सीमा और नीफे। आपको ध्यान हो, पृथ्वी की परतों में हमने इस चीज को स्पष्ट किया था। तो यहाँ पे वेगनर महोदय बता रहे हैं कि सियाल निर्मित महाद्वीप सीमा पर तैर रहे थे, किंतु जब दोनों अमेरिका पश्चिम की ओर विस्थापित हुए, जब जब सियाल निर्मित महाद्वीप सीमा पर तैर रहे थे, किंतु जब दोनों अमेरिका पश्चिम की ओर, दोनों अमेरिका से मतलब है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका किधर की ओर विस्थापित हुए, पश्चिम की ओर, ठीक है, विस्थापित हुए, तो सीमा द्वारा उत्पन्न बाधा के कारण महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर वलन पड़ने लगे। तो कौन सी बाधा उत्पन्न हुई, सीमा के द्वारा यहाँ पर कुछ बाधा उत्पन्न हुई, और उस बाधा के कारण किनारों पर, यानी कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के किनारों पर वलन वलन पड़ने लग गए, और उस वलन के कारण पर्वत की उत्पत्ति हुई। तो राकी राकी पर्वत की उत्पत्ति तो हुई उत्तरी अमेरिका पर, और एंडीज पर्वत की उत्पत्ति हुई दक्षिणी अमेरिका पर, ठीक है। तो ये वलित पर्वतों की उत्पत्ति का ये कारण मेन रहा है। अगले आगे चलते हैं हम, कि वेगनर के विस्थापन सिद्धांत का मूल्यांकन करना है हमें। यहाँ पे क्या करना है, इसका मूल्यांकन करना है। तो वेगनर का मूल उद्देश्य जलवायु परिवर्तन की व्याख्या करना मात्र था। वेगनर महोदय जब इसके पे रिसर्च कर रहे थे तब उनको इतना पता नहीं था कि वो इतना डिटेल में आगे बता पाएंगे। वो सिर्फ जलवायु परिवर्तन की व्याख्या करना चाहते थे, लेकिन जिसे उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन के माध्यम से स्पष्ट किया। तो उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन के माध्यम से इसको स्पष्ट किया। विस्थापन के पक्ष में कुछ तथ्य हैं जिसको हम बताते हैं यहाँ पे। एक तो है, महाद्वीपीय विस्थापन के प्रमाणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौगोलिक प्रमाण है। ये जो वेगनर महोदय ने हमें प्रमाण बताए हैं, ये सब सर्वाधिक भौगोलिक प्रमाण है, और सबको इस पे बिलीव भी हो रहा है, और हमारे इसमें आगे इसके आधार पर और अध्ययन भी किया जा रहा है। तो महाद्वीपीय विस्थापन के प्रमाणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौगोलिक प्रमाण है ये। दूसरा, अटलांटिक तटीय क्षेत्रों व पर्वत श्रेणियों में भी भारी समानता है। अटलांटिक तटीय क्षेत्रों, हमारे मैप में उठा के देखना आप, जब संसार का नक्शा उठा के देखोगे तो वह अटलांटिक महासागर मिलेगा। तो अटलांटिक महासागर की तटीय जो क्षेत्र हैं और आसपास जो पर्वत श्रेणियां हैं, उनमें काफी समानता पाई गई है। ऐसा लगता है कि एक चीज दूसरे में फिक्स हो सकती है ना। तीसरा इसमें जो इसके पक्ष में है वो है, यूरोप में कैलिडोनियन पर्वत श्रेणी तथा उत्तरी अमेरिका में हर्सियन पर्वत श्रेणी एक ही संधि में स्थित है। कौन सी, यूरोप की कैलिडोनियन और उत्तरी अमेरिका की हर्सियन। आप इसमें मैप में उठा के देखना, दोनों पर्वत श्रेणियां ऐसी लगेगी जैसा एक ही सीध में स्थित है, और उनके आकार, शेप और कटिंग इस प्रकार से है जैसे कि एक ही भाग दूसरे से टूटकर थोड़ा सा अलग हुआ है या बहकर अलग हो गया है, ठीक है। तो अगला चौथा नंबर का जो पॉइंट है, अटलांटिक के दोनों तटों पर मेसोसोरस सरीसृप। कौन सा, मेसोसोरस सरीसृप यानी कि रेप्टाइल एम ग्लासोप्टेरिस वनस्पति। क्या है हमारी वनस्पति का नाम, ग्लासोप्टेरिस वनस्पति के जीवाश्मों की उपस्थिति भी अतीत काल में दोनों ओर के स्थल खंडों के परस्पर जुड़े होने का प्रमाण है। मतलब जो दो स्थल खंड थे जो आपस में ऐसे लगते हैं कि जैसे एक एक दूसरे के सीध में हो, या आपस में एक दूसरे के कभी फिक्स हुए जुड़े हुए रहे हो। तो वहां पर दोनों की समानता पाई जाती है, दोनों के किनारों पर। एक तो क्या है, मेसोसोरस सरीसृप, और दूसरा है ग्लासोप्टेरिस वनस्पति, ठीक है। तो ये जो दोनों चीजें हैं, ग्लासोप्टेरिस वनस्पति और मेसोसोरस सरीसृप, तो इससे जीवाश्म की उपस्थिति भी अतीत काल में दोनों ओर के स्थल खंडों के परस्पर जुड़े होने का एक प्रमाण बताते हैं। सिद्धांत के विपक्ष में तर्क, ठीक है। विपक्ष में बात यह है कि ब्राजील के तट को यदि गिनी की खाड़ी से मिलाया जाए तो 15 डिग्री का अंतर शेष रह जाता है। विपक्ष में यहाँ पे कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ पर ये इस तरह से एकदम से फिट नहीं हो पा रहा है, तो वहां पे अंतर बताया गया है कि कितना का अंतर है, कि 15 डिग्री का अंतर है। वो जगह कौन सी है,
वो है ब्राज़ील। ब्राज़ील के तट को यदि गिनी की खाड़ी से मिलाया जाए तो 15 डिग्री का अंतर शेष रह जाता है। दूसरा है अटलांटिक के मध्य में स्थित अंतःसागरीय कटक यानी कि सबमेराइन रिज तटों के साम्य स्थापन को निराधार सिद्ध करती है। तो अटलांटिक के मध्य में एक अंतःसागरीय कटक सबमेराइन रिज उपस्थित है, जो बता रही है कि जो तटों के साम्य स्थापन की अपन बात कर रहे हैं वो गलत है। ठीक है, इसको निराधार सिद्ध करती है मतलब। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, वेगनर का अनुसार ग्लासोप्टेरिस वनस्पति के प्रमाण केवल गोंडवाना के भूखंडों में ही उपस्थित है। यहाँ जो हमने शुरू में पढ़े थे कि दो भाग हुए हैं उसके, गोंडवाना लैंड, पेंजिया के गोंडवाना लैंड और गोंडवाना लैंड और एक भाग और था इसका लोरेशिया, लोरेशिया और गोंडवाना लैंड। तो जो प्रमाण हमें मिल रहे हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पर गोंडवाना लैंड के भूखंडों में ये चीज उपस्थित है। कौन सी? ग्लासोप्टेरिस वनस्पति। ठीक है, किंतु लेकमोदे बताते हैं कि ये प्रमाण कश्मीर, अफगानिस्तान, ईरान और साइबेरिया में भी उपलब्ध होते हैं। कहाँ? लेकमोदे के अनुसार ये बताया गया है कि ये जो प्रमाण है वनस्पति के, ये कहाँ पर है? ये कश्मीर में है, अफगानिस्तान में है, ईरान में है और साइबेरिया में भी मौजूद है। ठीक है, नंबर चौथा पॉइंट, वेगनर ने सियाल निर्मित महाद्वीपों को अधिक सघन सीमा निर्मित अधः स्तर में तैरता हुआ बताया है। क्या बताया? वेगनर ने कहा है कि सियाल के निर्मित जो महाद्वीप थे वो सघन सीमा में निर्मित अधः स्तर में तैरता हुआ बताया, जो कि संभव नहीं हो सकता। क्योंकि हमने पढ़ी थी सियाल सीमा और निफे पढ़ते, तो उसमें बोल रहे हैं कि सियाल की जो परत थी, सियाल निर्मित महाद्वीप को अधिक सघन सीमा निर्मित अधः स्तर में तैरता हुआ बताया। यानी कि ये जो हमने सीमा की जो परत पड़ी थी उसमें देखना कि उसमें सिलिका और मैग्नीशियम से परत बनी हुई थी और ये बेसाल्ट शैलों की अधिकता से बना हुआ था सीमा, तो वहां पर इसको तैरता हुआ बताया गया है, जो कि संभव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो महादेव विस्थापन सिद्धांत में यदि आपको कुछ लगा हो कि इसमें कुछ और नया ऐड करना है या समझाना है, नोट्स में कुछ नई बातें और जोड़नी है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।